सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है। तो इस बार जो 2021 में जो एग्जाम बोर्ड का होने वाला है उसमें क्या किया गया है कि एवोल्यूशन वाले पार्ट को रिमूव कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। कोविड-19 की वजह से 30% रिडक्शन हो गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ हेरिडिटी वाले को पढ़ेंगे। ठीक। मैं हेरिडिटी जब पढ़ाऊंगा उसमें इस एवोल्यूशन का थोड़ा सा मतलब बेसिक आपको डेफिनेशन वगैरह और एवोल्यूशन क्या होता है इसका आइडिया दे दूंगा। ठीक। अब देखो हेरिडिटी तो मैं आपको एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराऊंगा। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आपका होगा। एनसीईआरटी में जितना एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है वो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज सोल्यूशन का अलग लेक्चर आएगा इस चैप्टर के खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और साथ में एक और बात, मैं हेरिडिटी के साथ ही एवोल्यूशन को भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा। लेकिन जिनको नॉलेज के लिए एवोल्यूशन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, जैसे ये हेरिडिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं एवोल्यूशन को भी अच्छे से पढ़ाऊंगा जो भी एनसीईआरटी में है। आपको मन होगा पढ़ना, नहीं मन होगा नहीं पढ़ना, लेकिन हेरिडिटी एकदम अलग होगा और एवोल्यूशन एकदम अलग होगा। यानी कि हेरिडिटी को हम खत्म कर देंगे और सेपरेट लेक्चर में एवोल्यूशन को डालेंगे। ठीक है। तो बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबा दीजिए और साथ में 10th का क्लास का साइंस का सिलेबस खत्म कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है। और एग्जाम टाइम में वन शॉट वीडियोस भी आएगा जिससे आपका रिवीजन और बेटर होगा। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, तो आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक। तो देखो ये चैप्टर जो है ना क्लास 10th के बायोलॉजी के सिलेबस से सबसे टफ चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चैप्टर एग्जाम तक भी नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का अगर बेस जो है ना वो टर्म्स है। जैसे मैं आपको बात करूं जैसे कि ट्रेट्स, आप बताओ ट्रेट्स क्या होता है, आप नहीं समझ पाओगे। ये ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर किसी भी चीज का। ठीक है। मान लो मेरे आई का कलर जो है वो ब्लैक है, आपके हेयर का कलर जो है वो ब्राउन है, तो ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर। तो इसी तरह पहले हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद मैं ये टर्म्स जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा दूंगा। देन हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे और एकदम मैं गारंटी लेता हूं, मैं नहीं जानता हूं आप कितना पढ़ते हो, आप कैसे हो पढ़ने में, लेकिन मेरा अगर आप ये लेक्चर एकदम ऑनेस्टी के साथ पूरा लास्ट तक ये चैप्टर देखोगे, मैं गारंटी देता हूं आप इस चैप्टर के मास्टर हो जाओगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें ओवरव्यू वगैरह हम लोग लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो ये आप लोग ये चैप्टर जो है ना, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रिप्रोडक्शन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर अगर आप पढ़ लिए हो तब इस चैप्टर में पढ़ना। देखो हम लोग जैसे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, अब एवोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, वो सिलेबस से हट गया है। ठीक है। उसका लेक्चर आएगा, लेकिन पहले देखो हेरिडिटी में क्या होता है। हेरिडिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रैट। कैरेक्टर मतलब क्या, मेरे बाल का कलर ब्लू, मेरे बाल का कलर ब्लैक, मेरे हेयर का कलर ब्लैक। थोड़ा सा मैं फ्लो में आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग को भी समझना होगा। ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पोरजनी, न्यू जनरेशन, यंग वंस, बेबी, यानी कि ये सारे टर्म्स का मतलब एक ही होता है, ऑफस्प्रिंग, बेबी, पर्जन, ये एक ही वर्ड है। ठीक है। तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से उसके यंग वंस तक, उसके ऑफस्प्रिंग तक, उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो ये पहले बताओ ये पेरेंट्स से जो है ये बेबी कैसे आएगा, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा ना, रिप्रोडक्शन पढ़ लो, क्योंकि वहां पे ये वेरिएशन क्यों होता है, ये एक्यूमुलेशन और जो वेरिएशन है रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी होता है, उसमें कुछ स्मॉल इनएक्यूरेसीज आ जाता है, उसके वजह से ये रिप्रोडक्शन होता है। तो वहां पे मैंने पढ़ा है, तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो मेरा आप चैनल विजिट कर लो, ऐसे आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस चैप्टर को पढ़ लो, देन इस चैप्टर क्या हो। ठीक है। तब आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली मेरा यही बताने का मतलब था। उसके बाद हम लोग यहाँ से फाइनली हेरिडिटी को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, जिसमें मेंडल साहब ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था उसको समझेंगे। फिर मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था गार्डन पी प्लांट पे उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उनका हम लोग एक्सपेरिमेंट जो है सब कोई अभी तक जानते होंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, उनका फेमस एक्सपेरिमेंट था। इस सब चीज को पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा,
ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। ये जो चैप्टर है एवोल्यूशन, ये जो वेरिएशन, हेरिडिटी, ये जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो जेनेटिक्स को समझने के लिए उसका भाषा, उसका टर्म समझना होगा। तो मैं टर्म्स यहाँ पे पूरा आपका क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ये सब चीज आपके लिए एकदम खिलौना हो जाएगा, एकदम हवा की तरह आएगा और आपके दिमाग में जाके चला जाएगा, एकदम आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक किसका, हेरिडिटी का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे लोग, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए एकदम सफिशियंट होगा 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। यहाँ तक मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद एवोल्यूशन, स्पेसिएशन, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, और ह्यूमन एवोल्यूशन, इसका लेक्चर एकदम सेपरेट, इससे अलग आएगा। इंफॉर्मेशन के लिए आपको मन होगा पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर, अब हम लोग इतना सारा इंट्रोडक्शन दे दिए। देखो ये मैं बेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ऑल अबाउट स्टोरी, ये आपके मतलब सोल को टच करना चाहिए। आपको इस चैप्टर के सोल को टच करना होगा। इस चैप्टर में पूरा स्टोरी है जो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, एकदम अच्छे से हम लोग को समझना होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं, देन जल्दी से अपना ये स्टोरी एक्सप्लोर करना हम लोग शुरू किया जाए, ठीक है। तो चलो फुल एनर्जी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर। तो आखिर आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें देखेंगे हेरिडिटी क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, और ये जेनेटिक्स भैया क्या होता है, ठीक। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, और ओवरव्यू लेने में ही मैं यहाँ पे एवोल्यूशन करा दूंगा, इतना हद तक करा दूंगा कि इसके बाद आप लोग को एवोल्यूशन का लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए सफिशियंट होगा। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग एवोल्यूशन पढ़ना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे मैं बता दूंगा, जिन लोग को नहीं मन होगा वो लेक्चर नहीं देखेंगे, मैं डाल दूंगा अपना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे वेरिएशन जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, कितना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर इसका वेरी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर यहाँ पर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म फॉर विच वेरिएशन आर क्रिएटेड। आखिर ये जो वेरिएशन है ये क्यों क्रिएट होता ही क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वेरिएशन है, आप लोग अगर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ना ही होगा यार, वो चैप्टर पढ़ ही क्या हो, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन थोड़ा बहुत आप लोग को मैं बताया हूँ। आप लोग मेरे चैनल से, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, 4-5 लेक्चर है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी अपलोडेड है, आप लोग देख लो, देन इस लेक्चर पे आओ। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है आप लोग देख लिए होंगे तभी आप इस लेक्चर पे आओगे, ठीक है। यहाँ तक ये सारा टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स उसके अंदर देखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग रूल पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये जो पेरेंट्स है जो है, मानो ये पेरेंट का कलर, आई का कलर जो था वो ब्लू था, तो ये प्रोडक्शन करेगा, इसका जो बेबी फॉर्म होगा उसका भी आई का कलर ब्लू होगा। तो ये जो कैरेक्टर है कैसे ट्रांसफर होता है, सबके सामने एक क्वेश्चन आया, तो इसमें मेंडल साहब ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, बहुत इंटरेस्टिंग, उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे ये ट्रेट्स जो है या जो कैरेक्टर जो है कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। और इसमें जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इसके बारे में उनका थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेंगे। मेंडल साहब आखिर थे कौन, ये क्या एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था, जो गार्डन पी पे उन्होंने किया था, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद उनका एक्सपेरिमेंट हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से फाइनली हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा एनर्जी से फुलफिल कर दिया है और एकदम चैप्टर का आप लोग को सोल एकदम बेस समझा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, देखो ये मैं जो भी ये लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ सारा चीज एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज का हेर फेर किया है, जिससे आप लोग का एकदम मतलब कि समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखो मैं जैसे स्लाइड चेंज करूंगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, वहीं पर आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक। नोट डाउन करोगे आपको चीजें याद होती रहेंगी, दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को, बस एग्जाम टाइम में वही नोट्स आप लोग रिवाइज कर लोगे, ठीक है। या मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा, बस उसको देख लेना, ऐसे आप लोग नोट्स बनाते रहना, ठीक। इस तरह से आपका एक्टिव स्टडी होगा, ठीक। तो वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग दैट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। हम लोग सारा कोई जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने प्रोजनी को, अपने बेबी को जन्म देता है, ठीक अपने तरह, ठीक अपने तरह सिमिलर।
we also have seen that offspring is similar to their parents but not identical to them. हम लोगों ने ये भी अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा रिप्रोडक्शन में, वो जो है अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर तो होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन में कि कैसे जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है उनका यानी कि जो बेबी फॉर्म हुआ है पेरेंट से, उसमें कितना वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। और ये क्यों क्रिएट होता है वेरिएशन? ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशन आर क्रिएटेड। जब रिप्रोडक्शन का जो बेसिक क्या है, डीएनए का कॉपी होना, जेनेटिक मटेरियल का कॉपी होना है। क्यों कॉपी होना? क्योंकि इसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। बेबी के अंदर क्या मतलब कि प्रोटीन बनेगा, बेबी का आई का कलर क्या होगा, सारा कैरेक्टर जो है ये डीएनए ही लेके जाता है उस पेरेंट से बेबी तक। तो इसीलिए डीएनए कॉपी में क्या होता है, कुछ इनएक्यूरेसीज हो जाता है, जिसके कारण जो है उस बेबी में जो है न्यू जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है। ठीक, अब इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये कैरेक्टर जो है, अब तो रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब ये कैरेक्टर जो है, जैसे मदर का ये जो आई का कलर जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू है, तो देखो ये बेबी का भी जो आई का कलर है वो ब्लू हो गया। तो ये कैरेक्टर जो है कैसे ट्रांसफर होता है पेरेंट से टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब उसका बेबी, उसका नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग प्रोजनी भी कह सकते हैं, ठीक है, पेरेंट टू देयर प्रोजनी। ठीक, तो ये कैसे ट्रांसफर होते हैं ये चीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो एंड ऑल्सो द मैकेनिज्म फॉर विच वेरिएशन आर क्रिएटेड। हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ये वेरिएशन क्रिएट क्यों होता है, ये सारा चीज भी हम लोग समझेंगे। ठीक, द लॉन्ग टर्म ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आर ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसीडर्ड वी शैल बी स्टडी अंडर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन तो अब मैं यहीं पे आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया आई का कलर ये मदर का ब्लू था तो बेबी का भी ब्लू हुआ। क्या एक चीज आप यहाँ पे नोटिस किए, मदर का जो हेयर का कलर जो है हल्का डार्क ब्राउन है, लेकिन ये बेबी का जो कलर देखो लाइट ब्राउन है। तो वेरिएशन आया। हर चीज तो कॉमन नहीं होगा। ये देखो स्किन का जो कलर है वो फेयर है, इनका भी नहीं। देखो ये नोज का जो शेप है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये हेयर का कलर तो इस बेबी में वेरिएशन आ गया। तो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है वेरिएशन का, इसको मैं आप नेक्स्ट में बताऊंगा। देखो हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग का एंसेस्टर जो है, हम लोग का जो मतलब कि क्या उसको बोलना, एंसेस्टर जो है मंकी ना था, वो धीरे धीरे उसके अंदर वेरिएशन आया और हम लोग आज डेवलप ह्यूमन बींग्स बन गए। देखो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ। मानो आपका ये पेरेंट है, ठीक, पेरेंट ने रिप्रोडक्शन किया, ठीक, यहाँ पे एक बेबी फॉर्म हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा V1 वेरिएशन आया, फिर ये V1 मैच्योर हुआ, मतलब कि ये जो बेबी है ये मैच्योर हुआ, फिर ये रिप्रोडक्शन किया एक और बेबी। इस तरह मान लो ये जनरेशन, ये जो पेरेंट का जनरेशन था, जनरेशन मान लो इसको हम लोगों ने 1 किया। इसी तरह सेम प्रोसेस जो ये 1000 जनरेशन हुआ, ठीक है। ये न्यू बेबी जो बना ये मान लो आपका 1000वां जनरेशन है, ठीक। अब इस 1000वां जनरेशन का जो प्रोजनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसको अब इस एक फर्स्ट वाले जनरेशन के पेरेंट से कॉपी करोगे तो एकदम डिफरेंट ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आ रहा है। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, जनरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वहां पे रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन भी आ रहा है। और यही धीरे धीरे 100 जनरेशन के बाद जब है तो इसी को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो इनिशियल में जो ऑर्गेनिज्म था उससे ये जो 1000 वाला जो जनरेशन है, जो ऑप्शन प्रोड्यूस हुआ, पूरा इवॉल्व ही, पूरा डिफरेंट ही हो जाता है। वो दूसरे स्पेसीज का ही हो जाता है, पूरा चीज ही उसका अलग हो जाता है इस पेरेंट्स के मुकाबले। तो इसी को बेसिकली हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ये जेनेटिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जो डील करता हो स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर होना पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है। और वेरिएशन यानी रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन आता है उसका स्टडी जो होता है बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था, इसीलिए आपको समझना जरूरी था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फाइनली हम लोगों ने हेरिडिटी और एवोल्यूशन का ओवरव्यू ले लिया। अब चलिए हम लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जो है, यानी कि इकट्ठा होना वेरिएशन का ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। देन उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म भी समझेंगे, और इसके बाद इस टॉपिक के बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसके बाद हम लोग का हेरिडिटी वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहां पे एवोल्यूशन का ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था, उतना आपके लिए सफिशियंट है 2021 के बोर्ड के लिए। आपको नॉलेज चाहिए तो आप लोग एवोल्यूशन का जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आप लोग देख सकते हो,
ठीक है। तो चलो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं आगे के चीज को। So the differences in character or traits between the parents and offspring is called variation। तो variation हम लोग जानते हैं क्या होता है, विभिन्नता। पेरेंट जो है ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी डिफरेंसेज आ जाएंगे इस पेरेंट्स के मुकाबले, मान लो ये पेरेंट्स का कलर जो हेयर का था वो ब्लैक था, आई का कलर जो था वो ब्लू था, रुको मैं ये ब्लू कर देता हूँ, ये पेरेंट्स का जो मान लो आई का कलर था ब्लू और हेयर का कलर था ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन किया, यहाँ रिप्रोडक्शन करने के बाद ये जो बेबी था, ये बेबी का हेयर का कलर तो ब्लैक हुआ, पेरेंट की तरह सेम हो गया, लेकिन जो आई का कलर था वो क्या हो गया, मान लो रेड हो गया। लेट्स एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक, आई का कलर रेड, और भाई यही ना है वेरिएशन, यही ना पेरेंट्स से थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया, तो इसी को हम लोग वेरिएशन करते हैं। यानी कि कैरेक्टर का जो डिफरेंस होता है पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग के बीच में, उसी को हम लोग वेरिएशन करते हैं, ठीक। अब ये जो वेरिएशन है ऑकर होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वेदर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअली जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं इन्वॉल्व तब जाके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, एक मेल और एक फीमेल, और एसेक्सुअली यानी कि एक पेरेंट कैपेबल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो दोनों रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है, क्रिएट होता है, वेरिएशन आ जाता है दोनों रिप्रोडक्शन में, ठीक। अब जो वेरिएशन है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है देखो, तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना इसमें वेरिएशन कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो जाता है अपने पेरेंट के। क्यों, आखिर क्यों, क्योंकि उसके पास सेम एक पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल आता है। अब एक पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है तो उसमें कम इनएक्यूरेसीज होता है डीएनए कॉपी में, ठीक। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। वही अगर बात करें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का, तो यहाँ पे वेरिएशन लार्ज होता है। क्यों, आप लोग एकदम अच्छे से ये क्यों समझ में आ गया हो, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर तो होता है पेरेंट्स के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट जो बेबी है वो बोथ पेरेंट्स यानी कि वो रिसीव करता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मदर एंड फादर, यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल आता है, तो दोनों पेरेंट्स का जब जेनेटिक मटेरियल आता है, दोनों में डीएनए कॉपी जब हुआ है तो दोनों में इनएक्यूरेसीज आया, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसीज का मात्रा बढ़ गया, तो यहाँ पे जेनेटिक जो है वेरिएशन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा और एकदम कंसंट्रेशन के साथ आप लोग सारा चीज को समझ रहे होगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझेंगे जब हम लोग मेंडल का जेनेटिक्स पढ़ेंगे। मेंडल जो हम लोग के थे वही बताए थे, ये जो कैरेक्टर है, आज ना हम लोग जान रहे हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, उसी के थ्रू कैरेक्टर पेरेंट से बेबी में जानता है। आज से पहले ये सब चीज हम लोग नहीं जानते थे, जब मेंडल ने ये बताया था कैरेक्टर जो है कैसे पेरेंट से बेबी तक जाता है, उस समय तक बस आज तक डिस्कवरी, उस समय जब मेंडल ने बताया कैरेक्टर कैसे जाता है पेरेंट से उसके बेबी तक, उसके ऑफस्प्रिंग तक, उस टाइम तक बस हम लोग सेल और न्यूक्लियस के बारे में जानते थे। ये डीएनए क्या होता है, ये जीन क्या होता है जी, ये सब हम लोग नहीं जानते थे। वो जो मतलब मेंडल साहब जो थे ना, इतने बड़े आदमी थे, उनका मैं आगे बताऊंगा, एक्साइट हो रहा हूँ। चलो ऐसे आगे पढ़ेंगे लोग हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो, ठीक है। चलो हम लोग आगे टॉपिक्स को समझते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, आखिर ये अब वेरिएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन में के दौरान आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, तो आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन टू ए स्पीसीज दैट इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ इट सर्वाइविंग इन ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये देखो मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे भी इस चैप्टर में है तो पढ़ लेना जरूरी है। देखो ये क्या होता है, ये वेरिएशन आने की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म जो है उसको ज्यादा चांस हो जाता है सरवाइव करने का चेंजिंग इन्वायरमेंट में। आज का जो इन्वायरमेंट है, आज हम लोग टेम्परेचर आज का जो है वो बढ़ गया एज कम्पेयर टू पहले के टेम्परेचर से, काफी अभी हम लोग हॉट हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं लोग, जिससे ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, टेम्परेचर अर्थ का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वेरिएशन जो है जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे मान लो आपका ये पॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे टाइप ए के बैक्टीरिया हैं, ठीक, टाइप ए के बैक्टीरिया हैं, 2-3-4 बैक्टीरिया है मान लो, ठीक है। अब ये क्या किए, आपस में रिप्रोडक्शन किए, और रिप्रोडक्शन करने के बाद ये तो आपस में क्या है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, बैक्टीरिया है तो, ठीक है, रिप्रोड्यूस किए, और यहाँ पे ए टाइप ए ही के बैक्टीरिया है, यहाँ पे कुछ न्यू बैक्टीरिया को फॉर्म किए, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद ये बैक्टीरिया बने। अब क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया थे
इसमें हीट जो ये जो था टेम्परेचर इनिशियली मान लो आपका 25 डिग्री सेल्सियस था पॉन्ड का टेम्परेचर, ठीक। अब क्या हुआ, ये जब रिप्रोडक्शन किए थे, इस जो नया वाला जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ इनका, इनके अंदर कुछ ऐसा वेरिएशन आ गया कि ये जो है हाई मतलब कि टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक। इनके अंदर एक ऐसा वेरिएशन आया रिप्रोडक्शन के दौरान कि ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग हो गया रैंडमली मान लो, तो वो पॉन्ड का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ ये सारे तो डेथ कर जाएंगे क्योंकि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही रहते हैं, लेकिन इस वेरिएशन के वजह से जो है इनके अंदर एक ऐसा वेरिएशन आ गया कि ये हाई हीट को भी टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक। तो ये हाई हीट को टॉलरेट कर लेंगे और सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक। अब इस सर्वाइव से क्या हुआ, ये वाले तो मर गए, लेकिन ये जो टाइप ए का बैक्टीरिया था, स्पीसीज था, ये स्पीसीज मतलब क्या, प्रजाति। हम लोग क्या है, होमोसेपियंस प्रजाति हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक। तो ये जो ए वाला बैक्टीरिया था, इस वेरिएशन के वजह से ही आगे सर्वाइव कर पाया। तो यही ये जो है बेसिकली आपका इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डू ऑल ऑफ दिस वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। क्या ये जितना भी मतलब कि बेसिकली जो ये वेरिएशन आता है, क्या हर वेरिएशन जो है उस स्पीसीज के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए जो है मतलब कि फायदेमंद ही होगा? तो ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो स्पीसीज के लिए फायदेमंद होगा कि एडवांटेज होगा कि डिसएडवांटेज होगा, वो डिपेंड करता है वेरिएशन पे। जैसे आप लोग एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लो हम लोग के सिटी में रैन हो गया, ठीक, और एक विलेज में रैन हुआ, ठीक। अब विलेज वाले को क्या होगा, उस रैन से फायदा होगा, क्यों? क्योंकि उनका जो फसल है, जो खेती है, वो अच्छे से उपजाऊ हो जाएगा, उनको प्रॉपर वाटर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सिटी की बात करें तो ऑफिस का काम रुक जाएगा, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पूरे रोड पे क्या उसको बोलते हैं, कीचड़ वगैरह लग जाएगा, जिससे हम लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम लोग के लिए वो डिसएडवांटेज है, लेकिन वो विलेज वाले लोग के लिए एडवांटेज है। तो बेसिकली यही सारा छोटा छोटा टर्म्स है, ये सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। So free earlobes and attached earlobe are the two variants फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो मैं आपको यहाँ पे वेरिएशन की बात हो रही है, तो ह्यूमन बींग्स में ये एक वेरिएशन का आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने क्लास में देखना, कुछ जो देखो ये ईयर लोब क्या होता है, लोएस्ट पार्ट जो होता है ईयर का, इसको ये जो वाला पार्ट जो है इसको हम लोग ईयर लोब कहते हैं। अगर आप क्लास में देखोगे तो कुछ स्टूडेंट का जो ये ईयर लोब जो देख रहे हैं नीचे वाला, ये इसके हेड से अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कुछ लोग का जो ईयर लोब है वो अलग है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ये जो वेरिएंट है ईयर लोब के, ये प्रेजेंट है, जिनका कुछ का ये जो ईयर लोब है अटैच होता है और कुछ लोग का अटैच नहीं होता है। तो ये वेरिएशन का एग्जांपल आप लोग डेली लाइफ में भी बहुत जगह देख सकते हो, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिर ये जो मैकेनिज्म है वेरिएशन का, क्यों वेरिएशन आखिर क्रिएट क्यों होता है? द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ड्यू टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए जो है उसके वजह से जो है ये वेरिएशन क्रिएट होता है इवोल्यूशन में, मतलब कि इवोल्यूशन का ये बेसिस होता है। वेरिएशन फॉर्म द बेसिस फॉर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। कैसे? देखो हम लोग के जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग का एंसेस्टर क्या है, मंकीज है। जैसे कि आपको मैं मंकीज के पास आप आया, अर्ली मैन को देखो और अपने आप को देखो, तो आपको सिमिलरिटीज क्या दिखेगा, वो सेम है। उनके पास भी दो पैर है, उनके पास भी दो आंख है, उनके पास भी एक नाक है, उनके पास भी दो कान है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? अब उनके पास बहुत सारा हेयर है, आपके पास बहुत सारे हेयर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। आपके पास प्रॉपर डेवलप माइंड है, लेकिन उनके पास डेवलप माइंड नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेज और सिमिलरिटीज जो है ये आप लोग समझिए इन चीजों को, ठीक है। जैसे आप ये जिराफ का एग्जांपल देखो, इनिशियल में जो क्या था, पेड़ जो थे वो ज्यादा हाइट के नहीं होते थे, नीचे होते थे, तो ये जिराफ का जो नेक है छोटा होता था। लेकिन जैसे जैसे ये पेड़ का हाइट बढ़ते गया, वैसे ही वैसे देखो ये जिराफ का जो नेक का साइज है वो बढ़ते गया। तो ये क्या हो गया, बेसिकली इवॉल्व हो गए। क्यों इवॉल्व हो गए? ड्यू टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंट में क्या हुआ, ट्री का साइज बढ़ते गया, तो उसमें इवॉल्व करने के लिए इस जिराफ के अंदर वेरिएशन आते गए, नेक इनका लॉन्ग होते गया और फाइनली ये लॉन्गेस्ट नेक वाले एनिमल हो गए। तो ये सारा चीज आपका कॉन्सेप्ट, आई होप यहाँ पे सारा चीज क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे चीजों को समझते हैं। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए अब हेरिडिटी वाले टॉपिक्स पे। आखिर ये हेरिडिटी होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। पासिंग कैरेक्टर होना, पास कैरेक्टर का पासिंग होना पेरेंट्स से उसके नेक्स्ट जनरेशन तक, उसके ऑफस्प्रिंग तक,
उसके प्रोजनी तक, उसके बेबी तक, उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ट्रेट इज द एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये जो ट्रेट है ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है जो कि पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग तक जाता है। ये हेयर का कलर हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, आई का कलर हो सकता है, नोज का शेप हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइट, आई कलर, स्किन कलर, इटीसी। द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है यहाँ पे, लेकिन आगे स्टैंडर्ड में आप लोग को समझना है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग समझ जाओ, हेरिडिटी को ही हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग का आई होप हेरिडिटी समझ में आ रहा होगा। मैं ये डायग्राम से आपको और एक चीज समझाता हूँ। तो बेसिकली देखो ये जो बेबी है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये देखो इसके ये फादर हो गए, इसके मदर हो गए। ठीक, इससे यहाँ देखो मैं शुरू से समझाता हूँ। देखो ये इसके फादर मदर हो गए, ये फादर का कैरेक्टर और ये मदर का कैरेक्टर दोनों का मिक्स होकर इसको कैरेक्टर मिला। ठीक, इसके फादर को कैरेक्टर कहाँ से आया था? इसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, यानी कि इसके दादा और दादी से इसके पापा को कुछ कैरेक्टर फ्लो होके आया। और ये इसकी मम्मी जो है, इस बेबी के नाना नानी से कुछ कैरेक्टर थे, उसके मम्मी तक आया, और उसके मम्मी पापा से मिलके फिर कैरेक्टर इसके पास आया। तो बेसिकली इसी तरह जो है कैरेक्टर फ्लो होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब देखो ये कैरेक्टर भी जो है ये दो तरह से होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, या ट्रेट्स भी जो है दो तरह के होते हैं, एक इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक, अब भैया इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? तो दीज आर द दैट ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। दे गेट ट्रांसफर टू देयर प्रोजनी। ये उसके पेरेंट के पास मान लो एक कैरेक्टर है, आई का कलर ब्लू, हेयर का कलर ब्लैक, हाइट है लॉन्ग, तो ये कैरेक्टर जो है बेबी तक जा रहा है। ठीक, ये ट्रांसफर हो जा रहा है, तो वैसे कैरेक्टर को कहते हैं हम लोग इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लिया जाए तो हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ईटीसी, ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये पेरेंट से जो है बेबी तक ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए इस कैरेक्टर को जो है इनहेरिटेड कैरेक्टर कहा जाता है या ट्रेट्स कहा जाता है। वही जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो है डेवलप होते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि मान लो आपका ये पेरेंट है, ये पेरेंट को म्यूजिक आता है। ठीक, ये म्यूजिक ये मतलब कि सिंगिंग भी करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता है अच्छे से। ठीक, पेरेंट। तो ये जो बेबी है, ये बेबी के पास ये जो मतलब कि जो पेरेंट का ये जो कैरेक्टर जो है, ये ट्रेट जो है कि इनके पास म्यूजिक आता है, ये अच्छे से मतलब कि पियानो वगैरह बजा लेते हैं, अच्छे से सिंगिंग कर लेते हैं। तो ये बेबी जो है इसको ये चीज अर्न करना होगा अपने लाइफ टाइम में। ये कैरेक्टर जो है इस बेबी तक ट्रांसफर नहीं होगा, ये एक्वायर्ड ट्रेट है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, दे कैन नॉट ट्रांसफर टू देयर प्रोजनी। ये प्रोजनी तक ये सारे कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखें तो लर्निंग ऑफ म्यूजिक, डेवलपिंग मसल, गेनिंग नॉलेज, ईटीसी। अब जैसे मान लो ये पेरेंट हैं, ठीक है, इनका मसल गेन किए हैं ये जिम जाके वर्कआउट करके। तो ये जो बेबी है ऐसा नहीं है कि ये बर्थ लेगा तो इसके अंदर जो है मसल गेन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है। अपने आप लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाता है अपने मेहनत से, अपने दम से। तो इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ट्रेट में डिफरेंसेस क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फाइनली यहां तक अभी तक हम लोगों ने हेरिडिटी को समझ लिया, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो आज ना हम लोग इतना डेवलप हो गए कि डीएनए कॉपी के बारे में अच्छे से जानते हैं। इनिशियल में तो ये सब चार चीज नहीं पता था। तो देखो यहाँ पर रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, आखिर इनका क्या रूल है कि ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से जो है ट्रेट जो है उसके बेबी तक जाते हैं। जैसे ये आप मदर देखो तो ये मदर का हेयर कुछ जो है ब्लैक है, और ये जो आगे वाला जो हेयर है इनका हल्का सा ब्राउनिश कलर का है, ब्राउनिश नहीं हल्का सा व्हाइट ब्राउनिश कह सकते हो, कोई भी कलर मतलब डिफरेंट है। ठीक, देखो इनका जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है उनका भी देखो पूरा हेयर जो है वो ब्लैक है, लेकिन बीच का जो हेयर है वो हल्का ब्राउनिश है। आखिर ये देखो ये जो फादर है
है ये जब उनका बेबी है, देखो इन दोनों का स्माइल कितना मिलता जुलता है, इनका बहुत सारा, देखो इसका भी हेयर जो है बहुत कम है, इनका भी जो बेबी का भी जो हेयर है बहुत कम है। तो आखिर जो ये कैरेक्टर है ये आखिर जाते कैसे हैं, पेरेंट तक जाते क्या हैं? तो आप लोग बोलेंगे डीएनए कॉपी। तो आज हम लोग ये सारा चीज जान रहे हैं। देखो तो उस टाइम पे जब ये डिस्कवरी, जब ये लोग के माइंड में हेरिडिटी जब क्लियर हो गया, तब उनके माइंड में आया कि आखिर ये कैसे, मतलब ट्रेड्स जो है कैसे जाते हैं। तो क्वेश्चन एराइज होने लगा उस टाइम कि हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आखिर ये जो ट्रेड्स हैं ये कैसे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। यानी कि ये जो बात चल रहा था ये 1900 मतलब कि एसपी का बात था। 1900 नहीं, मान लो आप लोग मान लो 1800 मतलब साल का, 1800 वाला ईयर का बात था, ठीक। उस टाइम ये क्वेश्चन सबके माइंड में आने लगा। उस टाइम तक सिर्फ हम लोग सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस, बस इस चीज तक का डिस्कवरी हुआ था। डीएनए, जीन, ये सब नहीं डिस्कवरी। और लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आने लगा कि आखिर ये जो कैरेक्टर है, ये ट्रेट है, कैसे ट्रांसफर होता है, किस लॉजिक पर। तो द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये पहली चलो माई सॉल्व हो गया कि उनके पेरेंट्स से जो है आता है कैरेक्टर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पेरेंट यानी कि फादर और मदर दोनों से कैरेक्टर बेबी में आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जा रहा था, एक चीज मैं आगे बताता हूँ। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल में देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक पेरेंट से कैरेक्टर आता था, ठीक। अब ये कैरेक्टर को एग्जैक्टली कैरी कौन करता था, कौन जो है पेरेंट से कैरेक्टर को बेबी तक ले आया जाता था। तो ये सारा चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग का मेंडल साहब आए। ये मेंडल साहब उस टाइम के साइंटिस्ट हैं, इतने ग्रेट, इनके जैसा आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं है। उस समय ना डीएनए का खोज हुआ था, ना जीन का खोज हुआ था, तब भी इन्होंने बता दिया था कि आखिर ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। हाँ एकदम, उस टाइम उन्होंने डीएनए का नाम डीएनए नहीं रखा था, जीन का नाम जीन नहीं रखा था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि डीएनए कॉपी होता है, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया था ये कैसे जो कैरेक्टर हैं वो इनहेरिट होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आगे, एक और क्वेश्चन है उसको मैं समझाता हूँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आता है कि पेरेंट से सीधा आ जाएगा, एक पेरेंट है उसका कैरेक्टर जो है उसके बेबी तक आए। लेकिन अब दो पेरेंट आ रहे हैं, मदर और फादर, तो दोनों कैरेक्टर दो तरह के हो जाएंगे। मान लो मदर का आई कलर है ब्लैक और बेबी का ब्लैक, मान लो ये मदर है, ठीक, ये मदर का आई कलर रेड, मान लो ये फादर है आपके, ठीक, ये फादर का जो आई कलर है वो ब्लू। अब बताओ बेबी में क्या होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों जो ट्रेट है, दो कैरेक्टर है, आई का कलर एक, मान लो कि ठीक है ये ट्रेट हो गया, आई का एक कलर जो है ट्रेट हो गया। अब इसके दो फॉर्म्स हैं, एक आई का कलर या तो रेड हो सकता है बेबी में या तो ब्लू हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इस सब चीज को हम लोग आगे देखते हैं। इसी सब चीज के लिए मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ही बताया था कि आखिर ये इनहेरिटेंस होता कैसे है कैरेक्टर का। चलिए आगे देखते हैं। सो हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। आखिर ये जो ट्रेट्स हैं ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर टू वर्जन इन चाइल्ड, फ्रॉम वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। अब देखो ये जो मान लो ये फादर का आई का कलर देखो ये ब्लैक है, ठीक है, दोनों आई का कलर ब्लैक, मदर का कलर है जो ब्राउन। अब जो जानते हैं हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंपल सा एक पेरेंट से कैरेक्टर आ गया, लेकिन अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है तो यहाँ पे तो दोनों पेरेंट जो है उनका जेनेटिक मटेरियल का मिक्सअप होता है, तब उस बेबी में जाता है। तब ये बेबी में जाहिर सा बात है ये दोनों कैरेक्टर यानी कि दोनों ट्रेट जो जाएगा, ये जो कैरेक्टर है, ये जो ट्रेट है आई का कलर, इसका दो वर्जन उस बेबी में जाएगा। एक जो वर्जन होगा वो आई का कलर होगा और एक जो मतलब कि ब्लैक कलर होगा आई का कलर, और एक जो वर्जन जाएगा उस बेबी में वो आई का कलर ब्राउन होगा। तो आखिर वो बेबी के अंदर कौन सा, इन दोनों कलर में से कौन सा कलर एक्सप्रेस होगा। देन व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन द चाइल्ड। आखिर चाइल्ड में कौन सा कैरेक्टर देखा जाएगा, चाइल्ड का कलर क्या होगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था मेंडल साहब ने। ये सारा चीज मेंडल साहब ने 1800 ईस्वी में ही समझा दिया था। चलिए ये एक्सपेरिमेंट, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बारी बारी से इसको हम लोग समझते हैं। तो फाइनली इस लॉजिक को सॉल्व करने के लिए आखिर ये कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, ये कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होते हैं, हमारे जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनको बुलाया गया, ठीक है। अब देखो इनके बारे में कुछ चीजें हैं उनको जान लेते हैं, हम लोग के लिए बेटर होगा, ठीक। ये जो थे ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे और एजुकेशन इनका जो था मोनेस्ट्री में इनिशियल में हुआ था। एक पहली बात, ये चर्च में पादरी थे और उसी चर्च में ये पढ़े हुए भी थे, ठीक। ही वाज
not a good teacher but well trained in math, probability and also interested in heredity। देखो ये अच्छे टीचर नहीं थे लेकिन बहुत ट्रेंड आदमी थे मैथ में, प्रोबेबिलिटी में, और इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था हेरिडिटी में। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होना। ठीक, अब देखो एक बात ये भी है, बहुत लोग कहते हैं कि टीचर के पास बहुत नॉलेज होगा तभी वो स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक कम एवरेज नॉलेज वाला भी आदमी है वो अच्छे से पढ़ा सकता है एज कंपेयर टू एकदम महान नॉलेज वाला आदमी है वो पढ़ा रहा है। वो तरीका पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो थे मतलब कि यहाँ तक तो मैंने बेसिकली वो मॉनेस्ट्री में इतना पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद वो गए, ही वेंट टू स्टडी नेचुरल साइंस। देखो पहले नेचुरल साइंस जो है बॉटनी मतलब कि प्लांट का स्टडी को ही, बॉटनी को ही नेचुरल साइंस पहले के जमाने में बोला जाता था। ठीक, एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। अब ये चले गए आगे अपने फर्दर, अब हमेशा मॉनेस्ट्री चर्च में ही तो स्टडी करेंगे नहीं, तो फर्दर स्टडीज के लिए वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जहाँ पे उन्होंने बॉटनी और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक, अब जब वहाँ पे गए थे, अब मानो जैसे कि आज भी इंडिया में बहुत पहले गुरुकुल होता था, उसमें पढ़ने के साथ साथ कुछ काम भी दे दिया जाता था और वहाँ के स्टूडेंट वो काम करते थे। ठीक उसी तरह वहाँ पे जब वो गए स्टडी प्राप्त करने, अपना पढ़ाई नॉलेज को गेन करने, तो वहाँ पे उनको असाइन कर दिया गया था टेंड करने के लिए गार्डन को और ग्रो करने के लिए वेजिटेबल फॉर द मॉन्क्स टू ईट। वहां पे उनको कहा गया कि आप पढ़ाई करो लेकिन साथ में आपको मतलब कि वेजिटेबल वगैरह उगाना है आपको, मतलब कि समझो गार्डन में आपको वेजिटेबल उगाना है। जो क्या होगा वो वेजिटेबल जो है उसके चर्च के, वहां भी चर्च ही था तो उस चर्च के पादरी जो है वो सारा का खाना का काम हो जाएगा। ठीक, तो मेंडल जो थे वहां पे गार्डन पी को चूज कर लिए एज ए एक्सपेरिमेंट मटेरियल। अब बहुत लोग का क्वेश्चन है कि आखिर उन्होंने गार्डन पी को क्यों चूज किया था। देखो अब वो मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा। ठीक, बस इतना समझो, वहां पर वो सब्जी उगा रहे थे तो उसी में उनको गार्डन पी भी उगा रहे थे, मटर भी उगा रहे थे, तो वहीं से इनका एक्सपेरिमेंट का दिमाग आया। ठीक, अब ये एक्सपेरिमेंट जो है ये उगाते टाइम इनका मतलब रैंडम ये चीज हुआ उनके साथ, और ये एक्सपेरिमेंट इनका जो स्टार्ट किए वो 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। और इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो अराउंड आपका 7 साल तक चला था, 1856 से 1863 तक। ये सर आपको याद नहीं करना है, लेकिन आप लोग बेसिक, मैं चाह रहा हूं कि आप स्टोरी को समझो, इस चैप्टर के सोल को समझो एकदम अच्छे से। ठीक है, ये चैप्टर बहुत टफ हो जाएगा, नहीं तो एकदम ऐसे मैं इजी समझा रहा हूँ, आपको बस सुनना है, नोट डाउन करना है। ठीक, और मेंडल जो थे वो अपना जो देखो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, मैं इनका बैड लक ये कहो, ये एक्सपेरिमेंट कर दिए इतना बड़ा, जो सारा दुनिया के सामने ये प्रॉब्लम चल रहा था कि आखिर ये कैरेक्टर जाते कैसे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। उस समय तक डीएनए का खोज नहीं था, सिर्फ सेल और न्यूक्लियस के बारे में जानते थे। वो ये पहेली 1856 से 1863 यानी समझो 1864 में ही सॉल्व कर दिए थे। लेकिन ये क्या थे, पादरी थे, ये क्या करते थे, वेजिटेबल उगाते थे, गार्डनिंग का काम करते थे। ये अपने लाइफ टाइम में कुछ लेटर लिखे साइंटिस्ट लोग को कि हाँ हमने ये खोज किया हुआ है, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर पाए अदर साइंटिस्ट का। ठीक, मतलब कि अदर साइंटिस्ट का अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो इनका जो था एक्सपेरिमेंट जो था ये फर्स्ट टाइम था कि बायोलॉजी में उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया था, स्टैटिकल एनालिसिस किया था, इसीलिए बायोलॉजी में मैथ उस टाइम को यूज नहीं करता था, तो इनको पागल समझा गया। ये पादरी थे तो वो साइंटिस्ट लोगों का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाए, और ये उसमें बहुत सारा प्रोबेबिलिटी बायो में घुसा दिए थे, बहुत सारा स्टैटिकल वहां पे एनालिसिस था, तो इसके वजह से भी। और वो पादरी थे, कोई उनका मतलब साइंटिस्ट के ग्रुप में भी नहीं थे, साइंटिस्ट भी नहीं थे, तो अपने लाइफ टाइम में वो अट्रैक्ट कर नहीं पाए। लेकिन जब 1900 आया, 1900 में 3 साइंटिस्ट जो थे, ये मेंडल का जो ये लेटर वो भेजे थे साइंटिस्ट के पास, इनका सारा डेटा तो अवेलेबल था, तो उसको रीडिस्कवर किया गया। 3 साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया। ठीक है, और इनका एक्सपेरिमेंट रीडिस्कवर किया। अब वो रीडिस्कवरी क्या था, उस एक्सपेरिमेंट को वो गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। यहां से हम लोग समझेंगे ये कैरेक्टर जो है कैसे इनहेरिट होते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गार्डन पी प्लांट भी जो है उसमें भी जब न्यू प्लांट मतलब होता है तो वहां पे बेसिकली हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ना, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू जो है प्लांट अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड बनता है, और उस सीड को मतलब कि जब कंडीशन मिलता है तो वो ग्रो करता है। तो यहाँ पर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज हो रहा है, पी प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करता है। मैं आगे बताऊंगा पॉलिनेशन वगैरह सारा चीज, एकदम एक एक चीज मैं बताऊंगा, एक एक चीज आपको बेसिक से एडवांस तक। आप जेनेटिक्स के काफी अच्छे नॉलेज वाले हो जाओगे इस लेक्चर
लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। तो देखो अब उसका रीडिस्कवरी हुआ जब ये सारा चीज जब दुनिया के सामने आया तब तक वो तो उनका डेथ हो चुका था, क्योंकि उनका डेथ 1884 में ही डेथ हो गया था और 1900 में इनका रीडिस्कवरी हुआ। ये साइंटिस्ट मतलब होते हुए भी इनको साइंटिस्ट का दर्जा नहीं मिला, इनके साथ ये बहुत बैड लक था, लेकिन तब भी इनको सम्मान देने के लिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का टैग मिला, सम्मान मिला। और इनको आज भी हम लोग ये देखो बहुत ग्रेट पर्सन है। जब डीएनए का खोज नहीं हुआ था, बस सेल और हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानते थे, तब उन्होंने ये डीएनए के बारे में बता दिया था कि ऐसा कोई चीज होता है जो लेके जाता है पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन उसके ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है। अब चलो इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, आखिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या क्या किस पे किया था, ठीक है। मेंडल साहब जो थे ना वो एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी प्लांट पे, ठीक है। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट। देखो अब गार्डन पी प्लांट क्यों, देखो पहला चीज देखो वो ह्यूमन बींग्स पे भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए, तो इसका बहुत सारा रीजन है। देखो पहला एक मेन रीजन है ना कि उनको असाइन किया गया था वेजिटेबल्स उगाने के लिए, तो उसमें उनको गार्डन पी देखा रैंडम चीज था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो चूज किए थे गार्डन पी को, जिसका साइंटिफिक इस पी का गार्डन पी का नेम होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है, एज एक्सपेरिमेंट मटेरियल टू डिटरमाइन द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। डिटरमाइन करने के लिए कि आखिर क्या रूल के बेसिस पे ये जो इनहेरिटेंस होता है ट्रेट्स का, कैरेक्टर्स का, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक है कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट मटेरियल, क्यों सिलेक्ट किया। पहला चीज पी जो था वो बाइनेनियल प्लांट था, ठीक, यानी कि 2 जनरेशन यानी कि ईयर में 2 जनरेशन उसका स्टडी हो सकता था, मतलब कि एक साल में उसको 2 बार ग्रो कर सकते थे, उसका लाइफ स्पैन कम था, ठीक। दिस मीन्स मेंडल कुड गेट एनफ टाइम टू ऑब्जर्व लार्जर नंबर ऑफ जनरेशन। देखो मैं समझाता हूँ, अगर वो ह्यूमन बींग्स पे वो कैरेक्टर का ट्रांसफर अगर स्टडी करते हैं तो वो उनका उम्र कितना है 100 साल, ठीक। और 100 साल में क्या देखते हैं, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, मुश्किल से मुश्किल 3 जनरेशन देख पाते हैं, तो वो ज्यादा जनरेशन नहीं देख पाते, तो वो कैसे रूल को डिसाइड करते हैं कि किस रूल पे किस मतलब कि बेसिस पे ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ये कैसे ट्रेट का इनहेरिटेंस होता है पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग तक। तो इसीलिए इसका कम लाइफ टाइम था और ईयर में 2 बार इसका मतलब हो जाता था, 2 न्यू जनरेशन आ जाते थे, ठीक है। बाइनेनियल था यानी कि एक ईयर में 2 बार इसको ग्रो कर दिया जा सकता था, तो इसीलिए इनके पास ये ज्यादा ऑप्शन हो गया कि ये ज्यादा जनरेशन का स्टडी कर पाएंगे। अब ज्यादा जनरेशन का स्टडी कर पाएंगे तो इनके एक्सपेरिमेंट में और क्लियरिटी आएगा। नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी कैरीड आउट। देखो ये जो पी प्लांट है इनका फ्लावर जो है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, ठीक है, यानी कि उसके फ्लावर में मेल वाला पार्ट भी होता है और फीमेल वाला भी पार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर सेल पॉलिनेशन होता है, इसके थ्रू ये जो सेल पॉलिनेशन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन का यूज नहीं किया था, क्रॉस पॉलिनेशन का यूज किया था। अब क्या किए होंगे कि वो एक फ्लावर का मेल पार्ट को हटा दिए होंगे, फीमेल को रहने दिए होंगे, और दूसरा जो एक प्लांट के एक प्लांट जो है उसके फ्लावर से मेल को हटा दिए, फीमेल को रहने दिए, वही दूसरा एक प्लांट लिए वहां पे जो है फीमेल को हटा दिए, मेल को रहने दिए, और यहाँ का पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पर लाके छिड़क दिए, ठीक है, फीमेल पे लाके छिड़क दिए। तो इसी को हम लोग ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आप लोग अच्छे से समझे हो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, ये चीज यहाँ पे उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन का यूज किया था ये एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। देखो ये प्लांट का जो लाइफ स्पैन था शॉर्ट था, तो ज्यादा जनरेशन का स्टडी कर पा रहे थे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, लार्ज नंबर ऑफ पी में बताओ सबसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में सीड प्रोड्यूस होता है, तो ये भी इनके पास एक एडवांटेज था। और सुटेबल फॉर द क्लाइमेट, जहां पर वो थे वहां के क्लाइमेट के लिए जो जो पी प्लांट था वो बहुत ही सुटेबल था, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे रीजन थे। मेन रीजन अगर बात किया जाए तो वही था कि इसका लाइफ टाइम कम था, ह्यूमन बींग्स का वो 2 जनरेशन का स्टडी कर पाते हैं, तो यहाँ पे इसका ये 10 जनरेशन का स्टडी कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को चूज किया हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग ये उनके बारे में इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अब टर्म्स को जानेंगे, ठीक। जब हम लोग इनका फाइनली जब टर्म्स जान जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। पहले अब देखो अब हम लोग यहाँ तो क्लियर हो गया कि हाँ इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। चलो कुछ और डिटेल देखते हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस देख रहे हैं कि मेंडल साहब का जो गार्डन पी का एक्सपेरिमेंट था उसका हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का इनका जो नाम था वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसी दोनों क्रॉस के बेसिस पर इन्होंने अपना लॉ दिया था कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स कैसे होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैसे
ट्रेट्स जो हैं जाते हैं वो मोनो हाइब्रिड और क्रॉस हाइब्रिड के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। चलो पहले इनका और हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। सो मेंडल साहब जो थे वो सिलेक्ट किए थे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। देखो आपके यहाँ पे क्वेश्चन, पहला चीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, इसको समझो। मान लो ये हम बात करते हैं हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट की हम बात करते हैं, ठीक। इसके क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो प्लांट ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ मतलब क्या, छोटा, इसको शॉर्ट भी कह सकते हो आप, या तो वो लॉन्ग होगा, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, कैरेक्टर। जैसे मान लो आपका सीड का शेप ले लो, ठीक। तो सीड का शेप या तो राउंड होगा या तो रिंकल, राउंड मतलब कि एकदम गोला होगा, या रिंकल मतलब ऐसे चिपका चिपका होगा, ठीक। तो ये इन्होंने 7 मतलब कि पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। पहला जो था स्टेम का हाइट था, यानी प्लांट का बेसिकली हाइट था, या प्लांट टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा, या फ्लावर का जो कलर है वो वायलेट होगा या वाइट होगा। देखो ये फ्लावर का कलर वाइट, ये फ्लावर का कलर क्या है, ये एक ट्रेट है और उसके अंदर ये दो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या फ्लावर का कलर वायलेट होगा या वाइट होगा। आई होप आपको ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसका थॉट जो उनका था, जो ट्रेट था, जो कैरेक्टर था, ठीक है, वो था फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सियल या तो टर्मिनल। अब एक्सियल टर्मिनल क्या होता है, मान लो आपका ये एक फ्लावर है, ठीक है, ठीक, ये सॉरी प्लांट है, ये दूसरा प्लांट, ठीक। यहाँ पर टर्मिनल पे सिर्फ फ्लावर आता है, ठीक, और ये जो प्लांट है यहाँ भी फ्लावर आएगा, यहाँ भी फ्लावर आएगा, यहाँ भी, ये एक्सियल हो गया, ठीक। देखो यहाँ पर ये जो फ्लावर है, देखो ये एक्सियल है और ये टर्मिनल है। यहाँ देखो सिर्फ ऊपर फ्लावर आया है, देखो यहाँ पे साइड में भी फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। ये लिया था उन्होंने पॉट शेप लिया था जिसमें था इन्फ्लेटेड और कंट्रिसिक्टेड। देखो ये पी का जो प्लांट है, ये जो पी का जो ये होता है, देखो ये जो पी है इसमें पॉट का जो शेप है, देखो एक तो होता है पूरा फूला हुआ मटर होता है, ठीक। एक होता है कुछ पचका पचका होता है जिसको हम लोग मार्केट में जाते हैं खरीदने तो हम लोग समझते हैं वो खराब है, कंस्ट्रिक्टेड है, वो खराब है। तो ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, ठीक है। पॉट कलर लिया था, या तो मटर कुछ जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ जो होते हैं येलो कलर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीड का शेप लिया, मैंने बता ही दिया, राउंड और रिंकल। और एक और लास्ट उन्होंने कैरेक्टर लिया था सीड का कलर, सीड का कलर लिया था येलो कलर का सीड होगा या कि ग्रीन कलर का सीड। तो यही बेसिकली उन्होंने 7 जो था पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया, मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट चूज किया, क्यों चूज किया उसका रीजन था, और उन्होंने पी प्लांट के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था, जो कि हम लोगों ने कैरेक्टर को पढ़ लिया। अब उनका हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि इस मतलब कि पी प्लांट पे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहले कुछ टर्म्स पढ़ लेंगे, उसके बाद उनका हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। सो अगर से आपको ये लेक्चर अच्छे से एकदम समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे जहां जैसे मैं नया वीडियो का अपलोड करूं, अपडेट करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।